तो गाइस कभी आपने ये सोचा है कि आपने थ्रो ली और वो ओपोनेंट के गोल में चली गई तो आपको गोल मिलेगा या नहीं, या आपने कभी ये सोचा है कि आप किक ऑफ से डायरेक्ट गोल कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर अगर एक गोलकीपर ने गोल किक ली और सीधा वो ओपोनेंट के गोल में चली जाए तो क्या होगा। और इसके अलावा या अगर आपने कभी फ्री किक ली और वो ओपोनेंट के अलावा आपके ओन गोल में चली जाए फ्री किक तो क्या होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुटबॉल के रूल्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी और आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए। तो चलिए गाइस लेट्स रोल। तो गाइस शुरू करते हैं हम फील्ड से। तो जो फुटबॉल फील्ड होती है वो नेचुरल, आर्टिफिशियल या हाइब्रिड हो सकती है और उसका कलर ग्रीन ही होना चाहिए और साथ में वो फीफा सर्टिफाइड पिच होनी चाहिए। जो गाइस फुटबॉल ग्राउंड का शेप होता है वो होता है रेक्टेंगल और उसमें होती है टच लाइन जो लंबी वाली साइड होती है, ठीक है, और जो छोटी वाली साइड होती है वो होती है गोल लाइन, और ये आपस में अपोजिट होते हैं, मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं। और जो आपकी टच लाइन होती है उसके बीच में उसको बिल्कुल सेंटर से काटती है एक हाफ वे लाइन, ठीक है, जो कि सेंटर मार्क करती है ग्राउंड का। और उस हाफ वे लाइन के सेंटर से एक सर्कल मार्क किया जाता है जिसका रेडियस होता है 10 यार्ड्स का, जिसके सेंट्रल पॉइंट से किक ऑफ होता है मैचेस में। तो गाइस ये तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल के 4 कोने होते हैं और हर कोने पे एक कॉर्नर आर्क होती है, ठीक है। और जो गाइस जो लाइन होती है ना टच लाइन, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 12 सेंटीमीटर है, उससे कम होती है। और जो गोल लाइन की चौड़ाई होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्रॉस बार यानी कि गोल पोस्ट के ऊपर वाला जो बार होता है उस चौड़ाई के बराबर होती है। तो गाइस कॉर्नर कब लिया जाता है और राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर कैसे डिसाइड होता है कि राइट साइड से लिया जाएगा कॉर्नर या लेफ्ट साइड से, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गाइस ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो टच लाइन होती है वो गोल लाइन से लंबी होती है और जो गोल लाइन की जो लंबाई होती है, जो गोल लाइन की लंबाई होती है वो होती है 45 to 90 मीटर्स और जो टच लाइन की लंबाई होती है वो होती है 90 से 120 मीटर। तो गाइस दोनों तरफ जो गोल के पास छोटे वाला बॉक्स होता है उसको बोलते हैं गोल एरिया, जहां से आप लोग बोलते हो टैप इन मार दिया, वो होता है गोल एरिया। तो गाइस पेनल्टी कैसे मिलती है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो गोल एरिया के बाद वाला जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं पेनल्टी एरिया और उसी के अंदर एक पेनल्टी स्पॉट होता है जहां पे रख के पेनल्टी ली जाती है। गाइस जो पेनल्टी स्पॉट या पेनल्टी मार्क होता है वो एक गोल पोस्ट यानी कि गोल लाइन से 9.15 मीटर की दूरी पे होता है जहां से पेनल्टी ली जाती है। तो गाइस जो पेनल्टी बॉक्स होता है उसके बाहर वाली साइड पे एक छोटा सा आर्क बना होता है सेमी सर्कल जैसा, तो वो दोनों तरफ होता है और उसकी जो रेडियस होती है वो 9.5 मीटर की होती है। उसका क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गाइस चारों कॉर्नर पे छोटा सा आर्क होता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा, वो हर कॉर्नर पे मिलता है और 1 मीटर की रेडियस का एक सर्कल का 1/4 हिस्से का वो आर्क हर कॉर्नर पे मिलेगा जहां पे रख के आप कॉर्नर लेते हैं। अब कॉर्नर ये बताना है कि राइट या लेफ्ट से लेना है वो कैसे डिसाइड होता है। अगर जो डिफेंडिंग टीम के किसी भी प्लेयर के बॉल को लग के जिस तरफ की, मतलब जैसे कि अगर लेफ्ट कॉर्नर पास है तो लेफ्ट तरफ से अगर ज्यादा पास से बॉल निकलती है तो लेफ्ट से कॉर्नर होता है, अगर राइट तरफ की ज्यादा पास से बॉल निकलती है तो राइट कॉर्नर होता है। तो गाइस हर कॉर्नर पे एक कॉर्नर फ्लैग होता है जिसकी हाइट 1.5 मीटर होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती और वो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। गाइस आपने कभी मैच में ना एक डॉटेड एरिया देखा होगा ग्राउंड के बाहर, उसको बोलते हैं टेक्निकल एरिया। सब्स्टिट्यूट्स, मैनेजर, टीम ऑफिशियल्स के लिए वो जगह होती है और सीटिंग एरिया से 1 मीटर की दूरी पे वो डॉटेड लाइन बनाई जाती है। उस एरिया के बाहर आपको जो आपकी टीम की लिस्ट है, जो ऑफिशियल्स, जो पूरी लिस्ट जो टीम के साथ और मैच के दौरान जो इसके अंदर ही रहना होता है, हाँ वो बात अलग है, इंजरी हो जाए, सब्स्टिट्यूट्स हो जाए तो रेफरी की परमिशन के बाद उसमें आप जा सकते हैं। तो गाइस गोल पोस्ट की हाइट 8 फीट और विड्थ 7.32 मीटर होती है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है और हर गोल लाइन के सेंटर में ये प्लेस्ड होता है। गाइस एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूं, अगर दोनों जो अपोजिट गोल पोस्ट है उनकी हाइट सेम नहीं है या साइज बराबर नहीं है या कोई डैमेज हो जाता है तो वो जो गोल पोस्ट है जब तक वो रिपेयर या रिप्लेस नहीं होता तब तक मैच स्टार्ट नहीं होता, और अगर वो गोल पोस्ट रिपेयर या फिर रिप्लेस नहीं होता तो वो मैच बंद भी हो सकता है। वैसे ये बात तो आपको पता होगी, अगर एक फुटबॉल गोल लाइन को क्रॉस करती है पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस गोल लाइन को पार करता है, चाहे वो ग्राउंडेड चाहे एयर में, और वो गोल पोस्ट के अंदर है यानी कि क्रॉस बार और गोल पोस्ट के अंदर है तो वो गोल होता है। अब उसको पता करने के लिए गोल लाइन टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें क्या होता है, एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें अलग से पता लग जाता है, खाली बॉल और लाइन होती है इसमें पता लग जाता है कि पार हुई थी या नहीं। तो वही एक चीज थी जो होती है गोल लाइन टेक्नोलॉजी, जिसको एक रेफरी की हेल्प के लिए बनाया गया। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं VAR की, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो गाइस फुटबॉल में टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। रेफरी की मदद के लिए ये VAR टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें अलग अलग एंगल से अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें रेफरी को लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस जो भी फाउल या फिर जो भी कुछ चेक करना होता है वो डिफरेंट एंगल्स से स्क्रीन पे चेक किया जाता है। एक वीडियो असिस्टेंट रेफरी का एक अलग से स्क्रीन होता है, आपने देखा होगा ग्राउंड से हटके रेफरी जाता है स्क्रीन में देखने के लिए, और वो डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है
और तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं बॉल की। तो बॉल एक परफेक्ट स्फेयर होती है जिसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 68 टू 70 सेंटीमीटर होती है और जो वेट होता है वो होता है 410 से 450 ग्राम। इसके अलावा गाइस उसमें प्रेशर होना चाहिए 180 m का। तो गाइस जो ऑफिशियल मैच में यूज होती है वो फीफा सर्टिफाइड बॉल होती है। और इसके अलावा ये जो 3 मार्क्स आप देख रहे हो, ठीक है, जो बॉल VAR में यूज होती है उसमें इन तीनों में से कोई एक मार्क तो होना ही चाहिए। तो गाइस एक फुटबॉल में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें एक फीफा का लोगो और जो इसका जिस ब्रांड ने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसका लोगो और जो कंपटीशन है सिर्फ उसका लोगो होता है। तो गाइस एक मैच में प्रेजेंट खेलने वाले प्लेयर्स की क्वांटिटी 22 होती है, एक टीम में 11 और दूसरी टीम में 11। 11 वर्सेस 11 का एक फुटबॉल मैच होता है जिसमें से हर टीम में एक एक गोलकीपर और 10 फील्ड प्लेयर्स होते हैं। तो गाइस मैक्सिमम 11 प्लेयर्स एक मैच खेलते हैं। इसके अलावा 7 से कम प्लेयर्स एक मैच नहीं खेल सकते, यानी कि अगर आपके पास 7 या 7 से ज्यादा प्लेयर्स हैं, यानी कि 7 से 11 के बीच में, तभी आप एक मैच खेल सकते हैं। तो गाइस प्लेयर्स और सब्स्टिट्यूशंस की लिस्ट आपको मैच किक ऑफ होने से पहले देनी होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप टोटल एक मैच में 5 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन के हिसाब से आप 5 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। पहले ये 3 हुआ करती थी बट कोरोना की वजह से अब ये 5 होती है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोबारा 3 हो जाए, बट इन प्रेजेंट 5 सब्स्टिट्यूशन एक मैच में हो सकती है। तो गाइस जनरली एक सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में 3 से 12 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 12 प्लेयर्स एक सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट कितने प्लेयर सब्स्टिट्यूशन बेंच में होने चाहिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर की। तो गाइस सबसे पहले तो एक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले रेफरी को इन्फॉर्म करना जरूरी है और जो प्लेयर सब्स्टिट्यूट होता है यानी कि ग्राउंड से जो बाहर जाता है वो अपने नियरेस्ट पॉइंट से, नियरेस्ट बाउंड्री से बाहर हो सकता है। आप बाहर जा तो सकते हैं पर वो रेफरी की परमिशन के बाद, और आप सीधा टेक्निकल एरिया या फिर ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं और फिर उस मैच में आप दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकते। वो अलग बात है, कहीं पे रिटर्न सब्स्टिट्यूशन अलाउड होती है बट जनरली नहीं होती है। वो होती है बट वो जूनियर या फिर ग्रासरूट लेवल पे ही होती है। तो गाइस जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर एंटर होता है वो हाफ वे लाइन यानी कि जो सेंटर की जो लाइन होती है वहां से होता है। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर बाहर आने से मना कर दे तो वो सब्स्टिट्यूट उस टाइम पे नहीं होगा, गेम कंटिन्यू होगा, ठीक है। प्लेयर रेफरी की परमिशन के बाद ही अंदर जाएगा और जब गेम रुकेगा उसके बाद ही अंदर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक टीम में 12 खेल रहे होंगे, ठीक है। ये ऐसा होगा जो अंदर से प्लेयर बाहर आएगा उसके बाहर आने के बाद ही जो बाहर से प्लेयर वो है अंदर जा सकता है, और वो भी रेफरी की परमिशन के बाद। तो गाइस गोलकीपर अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले ही रेफरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गोलकीपर की जर्सी होती है वो सबसे डिफरेंट होती है। उसका जो कलर होता है वो अपनी टीम, ओपोनेंट टीम और जो रेफरी होते हैं उनकी जर्सी से डिफरेंट होना चाहिए उसका कलर। तो गाइस ज्वेलरीज जैसे कि रिंग, कड़े, नेकलेस, ब्रेसलेट, लेदर, रबर बैंड, ये सब रिमूव होने चाहिए। आप एक मैच में ये सब पहन के नहीं खेल सकते। आप इस पे टेप भी लगाना अलाउड नहीं होता है। ऐसे कि आपने कहीं कबार देखा होगा कि आपने रिंग पहनी हुई है उस पे टेप लगा दिए चल जाता है, बट गाइस एक मैच, ऑफिशियल मैच में ये सब अलाउड नहीं होता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म में आपकी स्लीव्स वाली शर्ट, शॉर्ट्स और आपकी सॉक्स होती है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स में होते हैं शिन पैड जो आपके जब आप पहनोगे तो वो सॉक्स से कवर्ड होने चाहिए। इसके अलावा सॉक्स के ऊपर आप टेप लगा सकते हो और जो आपका शिन गार्ड है वो एक सूटेबल मटेरियल का होना चाहिए। इसके अलावा स्टड्स तो आपको पता ही है गाइस। ओपोनेंट टीम की जर्सी होनी चाहिए वो अलग अलग कलर की होनी चाहिए। इसके अलावा गोलकीपर की जर्सी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो गाइस जो मैच खेला जाता है वो बराबर 45 मिनट्स का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ यानी कि 2 हाफ में खेला जाता है। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो रेफरी और दोनों टीम्स की सलामती से और जो आपके कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से अगर पहले बता दी जाए तो वो कम भी खेली जा सकती है। तो गाइस जो हाफ टाइम होता है फर्स्ट 45 मिनट के बाद होता है जो उसकी ड्यूरेशन 15 मिनट या 15 मिनट से कम होती है। आपने देखा होगा जहां पे टाइम चल रहा होता है यानी कि जहां पे स्कोर टाइम लिखा होता है वहां पे अक्सर 45 प्लस 90 प्लस यानी कि हाफ टाइम या फिर फुल टाइम होने के बाद वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं एडिशनल टाइम और ये डिसाइड करता है कितना दिया जाएगा एक फोर्थ ऑफिशियल डिसाइड करता है और ये डिपेंड करता है जो इंजरीज हुई, जो वहां पे मैच के बीच में जो टाइम रुका है, जैसे कि कोई डिसीजन हो गया या फिर VAR या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूट हो गया तो उस टाइम पे जितना टाइम वेस्ट होता है तो उसके हिसाब से वो बाद में ऐड हो जाता है हर हाफ में। तो गाइस मान लो टाइम खत्म हो गया बट एक पेनल्टी अवॉर्ड की गई या फिर एक कॉर्नर है तो वो मैच कंटिन्यू होगा जब तक वो पेनल्टी नहीं ली जाती या फिर वो कॉर्नर नहीं लिया जाता या वो फ्री किक नहीं ली जाती। तो गाइस एक मैच स्टार्ट होता है किक ऑफ से। सेंटर सर्कल के सेंटर पॉइंट पे रख के बॉल किक ऑफ किया जाता है और हर हाफ की शुरुआत किक ऑफ से होती है। इसके अलावा हर गोल के बाद जब मैच कंटिन्यू होता है तब वो किक ऑफ से ही होता है। तो गाइस ये डिसाइड कैसे होता है, मैच के स्टार्टिंग में टॉस होता है, ठीक है। जो कैप्टन टॉस जीतता है वो डिसाइड या फिर वो टीम डिसाइड करती है कि क्या उनको जिस गोल पोस्ट पे अटैक करना है वो लेना है या फिर उनको किक ऑफ लेना है। गाइस जैसे आपने
टॉस जीत के आपने किक ऑफ ले लिया, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में आप किक ऑफ करोगे और सेकंड हाफ में जो ओपोनेंट टीम है वो किक ऑफ करेगी। इसके अलावा हर हाफ के बाद साइड चेंज होगी और जो टीम गोल खाएगी वो किक ऑफ से मैच स्टार्ट करेगी। तो गाइस किक ऑफ कब ली जाती है? किक ऑफ तब ली जाती है जब दोनों प्लेयर्स अपने अपने हाफ में हो। इसके अलावा रेफरी की विसल के बाद ही किक ऑफ की जाती है। और मैं आपको बता दूं, जब किक ऑफ हो रही होती है तो ओपोनेंट टीम के प्लेयर जो सर्कल दिया होता है जिसकी 10 यार्ड्स की जिसकी रेडियस होती है उसके बाहर रहते हैं। और गाइस किक ऑफ से आप डायरेक्ट गोल कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप किक ऑफ लेते हो तो उस टाइम वो बॉल हिलती हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एक स्टेबल बॉल रखी हुई होनी चाहिए। तो गाइस किक ऑफ करने वाला प्लेयर अगर दूसरे किसी प्लेयर के कांटेक्ट होने से पहले उस बॉल को कंट्रोल में ले ले, यानी कि ड्रिबल कर ले या फिर किसी भी तरीके से फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपको पास करना है, ठीक है, और या फिर शूट लेना है, जो भी है, आपको ड्रिबल नहीं करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर इसके अलावा हैंड होता है तो एक डायरेक्ट फ्री किक भी ओपोनेंट टीम को दी जाती है। तो गाइस बॉल आउट ऑफ प्ले कब होती है? जब बॉल टच लाइन या गोल लाइन को पूरी तरह से पार कर जाए, चाहे ग्राउंडेड चाहे इन एयर। इसके अलावा एक मैच कब रुकता है? जब रेफरी रोके तब, या फिर बॉल किसी मैच ऑफिशियल के लग जाए तब गेम रुकता है। गोल पोस्ट, क्रॉसबार या कॉर्नर फ्लैग के लग के अगर बॉल इन गेम है यानी कि फील्ड के अंदर है तो वो कंटिन्यू ही रहता है, वो रुकता नहीं है। तो गाइस कॉर्नर कब होता है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा जब बॉल टच लाइन के ऊपर से जाती है, चाहे वो ग्राउंडेड चाहे इन एयर पार करती है, तो गेम कंटिन्यू होता है थ्रो इन से। अब थ्रो इन कैसे ले जाता है इसके बारे में ट्यूटोरियल पहले ही बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस जैसे कि मेरी टीम के प्लेयर पे लग के लास्ट जो कॉन्टैक्ट था वो मेरी टीम के प्लेयर का था, तो ओपोनेंट टीम का प्लेयर थ्रो से मैच कंटिन्यू करेगा। तो गाइस अब बात करते हैं गोल कब होता है? जब फुटबॉल पूरी तरह से पूरा सर्कमफ्रेंस गोल लाइन को पार कर दे और वो जो आपका क्रॉस बार के अंदर और जो गोल पोस्ट के बीच में हो, तब वो एक गोल माना जाता है। चाहे वो ग्राउंडेड हो चाहे वो इन एयर हो, बस वो गोल लाइन को पार करना चाहिए और गोल पोस्ट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं, वो किसी भी फाउल प्ले के द्वारा नहीं होना चाहिए। या एक गोलकीपर दूसरे के गोल में थ्रो करके बॉल को मार दे तो दूसरी टीम को गोल किक दी जाएगी। तो गाइस सेट ड्यूरेशन के बाद जो टीम ज्यादा गोल मारती है वो टीम एक मैच को जीतती है। अगर इन केस 0-0 रहता है या फिर कोई भी टीम जो गोल स्कोर करती है वो इक्वल है, या फिर दोनों टीम कोई भी गोल स्कोर नहीं करती है, तो वो मैच ड्रॉ होता है। अगर वो एक लीग है और मैच ड्रॉ होता है तो दोनों टीम को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा इन केस मैच ड्रॉ होता है। बट इन केस अगर एक टीम ज्यादा गोल स्कोर करती है और वो टीम जीतती है तो उस टीम को एक लीग में 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं और हारने वाली टीम को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अगर विनर डिसाइड करना है ड्रॉ होने के बाद भी, तो कंपटीशन के हिसाब से, जैसे कि चैंपियंस लीग में जिस टीम ने दूसरे के होम में ज्यादा गोल मारे होते हैं वो टीम विनर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो भी इक्वल है, अगर दूसरे के होम ग्राउंड में मारा हुआ गोल भी इक्वल है, तो क्या होता है, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम में गेम खेला जाता है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी इक्वल होता है तो फिर पेनल्टी शूट आउट होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं पेनल्टी शूट की। तो पेनल्टी शूट आउट वही प्लेयर लेते हैं जो प्लेयर उस टाइम ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर किसी प्लेयर को रेड कार्ड मिला होता है तो वो पेनल्टी शूट नहीं ले सकता। तो गाइस एक पेनल्टी शूट आउट में गोलकीपर चेंज हो सकता है, बट वो सिर्फ एक एलिजिबल प्लेयर से ही हो सकता है जो कि प्लेइंग में है। तो गाइस पेनल्टी में ओनली 1 शॉट अलाउड होता है। इसके अलावा जब तक बॉल रुकती नहीं है, बाहर नहीं जाती, या फिर रेफरी जब तक गेम को रोकता नहीं है, तब तक वो बॉल डेड नहीं होती है। तो गाइस जो पेनल्टी किक्स हैं वो अलग अलग टीम के प्लेयर बारी बारी लेते हैं। जैसे कि एक किक ली बार्सा के प्लेयर ने, एक किक ली मैड्रिड के प्लेयर ने। नॉर्मली हर टीम को 5-5 शॉट लेने की अलाउड होती है और जो टीम 5 किक्स के बाद ज्यादा गोल करती है वो टीम जीतती है। तो गाइस एक पेनल्टी शॉट आउट में एक प्लेयर एक ही किक ले सकता है, और वो भी कब तक? तब तक जब हर एक प्लेयर ने अपनी अपनी किक ना ले ली हो, क्योंकि ऐसा होता है जनरली 5 किक ली जाती है, ठीक है। तो उस 5 किक में से जो टीम सबसे ज्यादा गोल मारती है वो विनर होती है। पर कभी कभी क्या होता है, 5-5 किक लेने के बाद दोनों टीम्स का स्कोर इक्वल होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हर टीम के प्लेयर्स किक्स लेने आते हैं और ये तब तक चलता है जब तक कोई एक टीम पेनल्टी मिस नहीं कर देती और अगला किक अपोनेंट टीम लगा नहीं देती। यानी कि गाइस जब वो कंटिन्यू रहती है किक्स, ठीक है, उसके बाद जब एक टीम ज्यादा स्कोर कर दे, यानी कि मान लीजिए एक टीम ने 11 किक्स लिए और दूसरी टीम ने भी 11 किक्स लिए, बट एट द एंड एक टीम ने 11 में से 10 स्कोर किए और दूसरे ने 9, तो उसमें से 10 स्कोर करने वाली टीम विनर होती है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं ऑफ साइड की। सबसे पहली बात तो गाइस ऑफ साइड अपने डिफेंसिव हाफ में कभी नहीं माना जाता है। सिर का, शरीर का या पैर का कोई भी हिस्सा अगर ओपोनेंट के गोल और लास्ट डिफेंडर के बीच में हुआ तो आप ऑफ साइड है। लेकिन गाइस आप लास्ट डिफेंडर की लाइन को पार नहीं कर सकते कब तक, जब तक जो आपको पास दे रहा है वो बॉल को कंप्लीटली रिलीज ना कर दे।
और अगर आप लास्ट ओपोनेंट की लाइन में हैं तो ऑफसाइड नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा गाइस वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया, इसके अलावा ऑफसाइड के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में बना चुका हूं, ये रहा उसका थंबनेल और लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर अगर आपको एक ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशन चाहिए विद रिप्लेस तो मैंने वो अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज चेक करना। तो गाइस जब आप ऑफसाइड हो गए हो तो ओपोनेंट टीम को उसी जगह से एक इनडायरेक्ट फ्री किक अवॉर्ड की जाती है। इसके अलावा गाइस कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, गोल किक, थ्रो इन और कॉर्नर लेते टाइम ये ऑफसाइड नहीं होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं फाउल्स की। सबसे पहले डायरेक्ट फ्री किक, केयरलेस तरीके से या गलत तरीके से ओपोनेंट पे चार्ज करने से, जंप करने से, किक या अटेम्प्ट ऑफ किक करने से, धक्का मुक्की करने से, सिर मारने से, टैकल या चैलेंज करने से या फिर ट्रिप करने से। इसके अलावा गाइस हैंडबॉल पे भी फ्री किक मिलती है, बस उसमें एक्सेप्शन ये है कि जो हैंडबॉल है वो पेनल्टी बॉक्स में ना हुई हो। अगर पेनल्टी बॉक्स में हुई है और वो गोलकीपर नहीं है तो वहां पे पेनल्टी मिलती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट फ्री किक की। जब कोई प्लेयर खतरनाक तरीके से खेले, ओपोनेंट को कुछ उल्टा बोले या कुछ गलत इशारा करे या फिर गोलकीपर को सही से बॉल रिलीज ना करने दे। अगर गोलकीपर बॉल को 6 सेकंड से ज्यादा पकड़े रखे या फिर एक बॉल को रिलीज करने के बाद दोबारा हाथ में कंट्रोल करे तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। तो गाइस सेलिब्रेशन के टाइम कब फाउल होता है? कोई भी कोरियोग्राफिकल सेलिब्रेशन करना सही नहीं है क्योंकि इससे ज्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है। गोल सेलिब्रेशन के बाद ग्राउंड छोड़ना फाउल नहीं है, बट टाइम से वापस आना पड़ेगा। तो गाइस इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे फाउल हो सकता है। किसी दर्शक को चोट पहुंचाने से, किसी को गलत तरीके से उकसाने से, सर को या फिर चेहरे को मास्क या किसी और चीज से ढकने से, शर्ट उतारना या फिर अपने सिर को अपने शर्ट से उठा के कवर करने से। तो गाइस थ्रो इन लेते हुए, सब्स्टिट्यूट होते हुए, गेम रिस्टार्ट करने में देरी करते हुए, मैच रुकने के बाद बॉल को फालतू टच करते हुए, फ्री किक गलत पोजीशन से लेते हुए अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपको कार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रेड कार्ड या सेंडिंग ऑफ से। ओपोनेंट के जाते हुए गोल को अगर आप अपने हाथ से रोक देते हैं, अगर आप कीपर नहीं है तो आपको रेड कार्ड मिल सकता है। अगर कोई रन बना रहा है और काफी इजी चांस बन सकता है और उसको गलत तरीके से रोकने की कोशिश, जैसे कि किक, फाउल, पकड़ना, टांग अड़ाना, गलत टैकल करना, इस टाइम भी आपको रेड कार्ड मिल सकता है। गाइस इसके अलावा मारना, काटना, थूकना ओपोनेंट पे, मारपीट करना, अब्यूज करना दूसरे येलो कार्ड के बाद या फिर वीडियो ऑपरेटिंग रूम में घुसने से भी आपको रेड कार्ड मिल सकता है। रेड कार्ड लेने वाले प्लेयर को ग्राउंड और टेक्निकल एरिया छोड़ के जाना पड़ता है। अगर डायरेक्ट फ्री किक सीधा गोल में जाती है तो वो गोल माना जाएगा और अगर एक इनडायरेक्ट फ्री किक डायरेक्ट गोल में जाती है तो वो गोल नहीं माना जाएगा, वो एक ओपोनेंट टीम को गोल किक दी जाएगी। यानी कि अगर आपको इनडायरेक्ट फ्री किक मिली और आपने उसको किसी और प्लेयर के टच के बिना अगर वो गोल में चली गई तो ओपोनेंट टीम को गोल किक मिलेगी। गाइस इनडायरेक्ट फ्री किक और डायरेक्ट फ्री किक से अगर ओन गोल होता है तो वो हमेशा कॉर्नर दिया जाता है ओपोनेंट टीम को। अभी जो मैंने पहले जितने सारे फाउल बताए वो फाउल अगर बॉक्स के बाहर हो तो डायरेक्ट फ्री किक मिलती है, ठीक है गाइस। और डायरेक्ट फ्री किक में मैं आपको बता दूं, जब फ्री किक लेते हैं तो जो वॉल बनती है वो 3 या 3 से ज्यादा प्लेयर की बनती है और वो जो वॉल होती है वो जो एग्जैक्ट बॉल की पोजीशन है उससे 10 यार्ड की दूरी पे ही वो बॉल बनती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं पेनल्टी किक की। जब पेनल्टी एरिया में कोई भी डिफेंडिंग प्लेयर कुछ फाउल करे तो वो वहां पे एक पेनल्टी किक मिलती है अटैकिंग टीम को। आपको पता ही होगा पेनल्टी किक के बारे में, एक पेनल्टी स्पॉट होता है पेनल्टी एरिया में जहां पे रख के अटैकर या फिर स्ट्राइकिंग टीम का प्लेयर बॉल को गोल के अंदर किक करता है और गोल के सामने एक गोलकीपर उसको सेव करने के लिए खड़ा होता है। इस पेनल्टी स्पॉट का गोल पोस्ट से कितना डिफरेंस होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा जब आप पेनल्टी स्पॉट पे जो बॉल होती है वो अनमूव्ड होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका क्रॉस बार, जो आपका नेट है वो भी अनमूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा पेनल्टी लेने वाले प्लेयर का पता होना चाहिए। किक लगने से पहले एक गोलकीपर को गोल लाइन पे ही होना चाहिए और उसको गोल के सेंटर पे रहना होता है और फेस उसको स्ट्राइकर की तरफ करना होता है। वो गोल पोस्ट या फिर नेट को टच नहीं कर सकता और जो स्ट्राइकर है वो भी गोल को फेस करके ही अप्रोच करेगा। तो गाइस पेनल्टी किक हमेशा रेफरी की विसल के बाद ली जाती है। इसके पेनल्टी लेते टाइम कोई भी प्लेयर पेनल्टी बॉक्स के अंदर नहीं होगा, सिर्फ गोलकीपर और स्ट्राइकर के अलावा वो हो सकते हैं, ठीक है। और जो पेनल्टी बॉक्स के पीछे 10 यार्ड दूर ही बाकी सारे प्लेयर रहेंगे। ये सब चेक करने के बाद एक पेनल्टी किक ली जाती है। इसके अलावा बैक हिल से भी आप पेनल्टी गोल कर सकते हो, बस बॉल आगे की तरफ जानी चाहिए। अगर अटैकिंग प्लेयर कुछ गलती करता है प्रोसीजर में तो अगर गोल हुआ तो पेनल्टी रीटेक होगी और अगर सेव हुआ तो इनडायरेक्ट फ्री किक होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर डिफेंडिंग प्लेयर कुछ गलती करते हैं प्रोसीजर में और गोल हो गया तो गोल है, बट अगर सेव हो गया तो पेनल्टी रीटेक होगी। इसके अलावा गाइस अगर अटैकर और डिफेंस दोनों कुछ प्रोसीजर में गलती करते हैं
तो पेनल्टी रीटेक होगी। अगर प्रोसीजर में कीपर कुछ गलती करता है और गोल हुआ तो गोल माना जाएगा, बट सेव हुआ तो रीटेक होगी, और वो भी अगर उससे अटैकर डिस्टर्ब होता है तो। अगर गोलकीपर और अटैकर दोनों कुछ मिस्टेक करते हैं प्रोसीजर में और गोल होता है या गोल नहीं भी होता है तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में खेली जाएगी। अगर बॉल पेनल्टी के टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में खेली जाती है तो उस केस में भी इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। एज ए स्ट्राइकर आप कोई भी इलीगल फेंट नहीं कर सकते। अगर आप इलीगल फेंट करते हैं और गोल होता है या नहीं भी होता तो इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, ठीक है, और साथ में कार्ड भी हो सकता है। और अगर रॉन्ग किकर यानी कि आपने बताया कि ये किकर पेनल्टी लेगा और कोई और किकर लेता है तो उस केस में भी इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। के अलावा गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्ट थ्रो इन से कभी गोल नहीं होता है। अगर डायरेक्ट थ्रो इन से अगर आपने अपने गोल में बाय चांस थ्रो कर दिया तो कॉर्नर मिलता है, और अगर ओपोनेंट के गोल में आपने कर दिया तो उस टीम को गोल किक दी जाती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं गोल किक की। गोल किक तब दी जाती है जब अटैकिंग टीम के प्लेयर से लग के डिफेंडिंग टीम की गोल लाइन को बॉल पार करती है, चाहे ग्राउंडेड चाहे एयर में, तो डिफेंडिंग टीम को गोल किक दी जाती है। गोल किक से डायरेक्ट गोल किया जा सकता है, बट अगर गोल किक ऑन गोल हो जाए तो वहां पे ओपोनेंट टीम को कॉर्नर मिलता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं गोल किक प्रोसीजर की। जो बॉल है वो रुकी होनी चाहिए और गोल एरिया में ही लेनी होती है जो आपकी गोल किक होती है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंडिंग टीम का कोई भी प्लेयर गोल किक ले सकता है और किक लगते ही गेम कंटिन्यू होगा। ओपोनेंट प्लेयर पेनल्टी बॉक्स के बाहर होना चाहिए गोल किक लेते टाइम, और अगर गोल किक लेते टाइम ओपोनेंट प्लेयर है वो गोल किक में है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ गेम में तो गेम कंटिन्यू होगा। अगर गोल किक लेते टाइम डिफेंडिंग प्लेयर जिसने किक ली है किसी और प्लेयर के लगने से पहले उसने टच कर दी तो इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी, और अगर हैंडबॉल कर दी और वो कीपर के अलावा कोई और प्लेयर हुआ तो पेनल्टी, बट कीपर है तो डायरेक्ट फ्री किक भी मिल सकती है। और अगर हैंडबॉल कर दी और वो कीपर नहीं है तो पेनल्टी दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल किक लेते टाइम पेनल्टी एरिया के बाहर होने चाहिए सारे ओपोनेंट प्लेयर। अगर बाय चांस टाइम की कमी की वजह से कोई ओपोनेंट प्लेयर उस पेनल्टी एरिया को के बाहर नहीं होता, अंदर रह जाता है और वो गोल किक ली जाती है और मैच डिस्टर्ब नहीं होता तो वो गेम एज इट इज कंटिन्यू होता है। बट अगर वो प्लेयर डिस्टर्ब करता है, चार्ज करता है या फिर बॉल को टच करने की कोशिश करता है, गोल किक दोबारा ली जाती है और ऐसे में उस प्लेयर को कार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा गाइस, आप डायरेक्ट कॉर्नर से गोल मार सकते हो, बट अगर इन केस कॉर्नर से कभी डायरेक्ट ऑन गोल हो जाए तो उस टाइम पे कॉर्नर दूसरी टीम को मिलता है। तो गाइस, कॉर्नर का प्रोसीजर ये है कि कॉर्नर पहले वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कॉर्नर कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नर एरिया पे रख के कॉर्नर लिया जाता है और एक अटैकिंग टीम का प्लेयर ही कॉर्नर लेता है और बॉल वहां पे स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि बॉल मूविंग नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर लेते टाइम फ्लैग पोस्ट मूव नहीं होना चाहिए और जैसे ही कॉर्नर किक ले ली जाती है वैसे ही प्ले स्टार्ट हो जाता है। कॉर्नर किक लेते टाइम जो ओपोनेंट टीम का प्लेयर है वो एटलीस्ट 10 यार्ड तो दूर रहेगा। और गाइस, अगर कॉर्नर लेने वाला प्लेयर बिना किसी और प्लेयर के कांटेक्ट के दोबारा बॉल को टच कर देता है कॉर्नर लेने के बाद, तो वो एक ओपोनेंट टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी। और अगर वो प्लेयर हैंडबॉल कर देता है तो ओपोनेंट टीम को फ्री किक मिलेगी। तो गाइस, मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की एज ए प्लेयर आपको कुछ रूल्स बताने की जो आपको पता होने चाहिए, और ये सारे रूल्स कंप्लीट तो नहीं है बट एटलीस्ट इतने रूल्स तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा गाइस, अगर आपको रूल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे से पीडीएफ कभी भी किसी टाइम मांग सकते हो। इंस्टाग्राम पे @cliff_jungle पे आप मेरे से पीडीएफ मांग सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा मेरे को आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो, सारे लिंक्स इंपॉर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त जय कपूर ने मेरी इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो थैंक्स मेरे भाई जय इस वीडियो में मेरी हेल्प करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।